गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज पर जितनी भी हमारी बातचीत हुई है उसको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके व्यूज से मुझे आपका रिएक्शन, आपका रिस्पांस सब पता चल रहा है। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने प्रश्न अभी तक मुझे नहीं भेज रहे हैं। अगर आप मुझे अपने प्रश्न भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके अपने कोई प्रश्न नहीं है, आपके किसी मित्र के प्रश्न है और वो कुछ पूछना चाहता है अपने बच्चे के विषय में, या कुछ ऐसी चर्चा आपकी किसी के साथ हुई है और आपके मन में कौतूहल है उन प्रश्नों को लेकर, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब मुझे ये ज्यादा एहसास होगा कि आप लोग उस चर्चा को सुनकर उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सारी चर्चाएं हमने नहीं की हैं, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग भी है। मतलब बहुत सारी चर्चाएं हमें और करनी है, पर फिर भी जितनी बातचीत होती जा रही है मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसको समेटते हुए चलें। आज की चर्चा का विषय बहुत ही अनोखा है और मेरा बड़ा पसंदीदा है। पसंदीदा इसलिए है क्योंकि इसमें एक मेढक की कहानी है। मेढक मुझे बहुत पसंद नहीं है, मगर फिर भी उनकी कहानी बहुत मोटिवेशनल है। और मेढक कई बार इंसानों को बहुत प्रेरणा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, शरीर की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए, शरीर के फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमें फ्रॉग एक्सरसाइज कराई जाती है। दिस इज फ्रॉग एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज टू लूज कैलोरी। और फ्रॉग की मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाई जाती है। फ्रॉग एंड द प्रिंसेस की बचपन में हम एक फैंटेसी की कहानी भी सुनते थे। तो आज हम थोड़ा सा फ्रॉग पे बात करेंगे और बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो थोड़ी सी कहानी रेलेवेंट हो जाएगी। खैर, हंसना हंसाना तो चलता रहेगा, पर आज के विषय पर आते हैं। आपने शायद ये कहानी कभी सुनी हो कि अगर हम गैस पर अगर हम गैस पर एक भगोना चढ़ाएं, उसमें पानी डाल दें और उसको हल्का गर्म होने के लिए हम गैस धीमी आंच पर जला दें। फिर हम उसमें एक मेढक डाल दें। इमेजिन कीजिए, करना नहीं है। अगर हम उसमें एक मेढक डाल दें, तो मेढक एक एम्फीबियन कैरेक्टर है जो कि जल और थल दोनों दोनों जगहों पे रहता है। आप देखेंगे मेढक में ये एक क्षमता होती है कि वो अपने स्किन का और अपने अंदर के बॉडी टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो जैसे वाटर धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होता है, पहले तो हीट होता है, बॉयल तो बाद में होता है। धीरे धीरे जैसे हीट होना शुरू होता है, मेढक भी अपने टेम्परेचर को उस हिसाब से मैनेज करता है। जब वो टेम्परेचर को मैनेज करता है तो उसके बॉडी की जो एनर्जी है वो लूज होती है, यानी कि वो थकता है। वो धीरे 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 पानी का गर्म होना बढ़ता है और मेढक का भी अपना टेम्परेचर एडजस्टमेंट बढ़ता जाता है। आपको ये फैक्ट बताने के बाद मैं अब आपको दो मेढकों की कहानी सुनाऊंगी। एक बार दो मेढक बहुत मजे से घूम रहे थे। तब तक एक आदमी ने उन दोनों मेढकों को उठाया और अपने रिसर्च के लिए उन दोनों मेढकों को अपने साथ ले गया। उसने जैसा मैंने आपको फैक्ट में बताया कि अगर हम पानी को गर्म करने के लिए रखें और उसमें मेढक को डाल दें तो मेढक किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो उसने दो बर्तन चढ़ाए गैस पर। उसके बाद उसने गैस ऑन की, पानी डाला और एक एक मेढक को दोनों अलग अलग बर्तनों में डाल दिया। जैसे जैसे हल्का हल्का सा टेम्परेचर पानी का बढ़ता गया, दोनों मेढक अपने अपने बॉडी टेम्परेचर्स को एडजस्ट करने लगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान बचानी थी। एक मेढक को ये ख्याल आया कि अब पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर मैं ये ऐसे ही सहता रहूंगा तो ये पानी और गर्म होता रहेगा। तो उसने एक रास्ता अपनाया और वो उस पानी के बाहर कूद गया और वो कूद फांद कर चला गया। जो रिसर्चर था उसने उसे जाने भी दिया और वो दूसरे मेढक को देखता रहा। दूसरे मेढक ने ये सोचा कैसे पता लगा? क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक रिसर्चर था। दूसरे मेढक ने ये सोचा कि जब तक मैं इस पानी के बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, मैं एडजस्ट करता रहूंगा। वो करता गया करता गया करता गया, फिर एक स्टेज आई कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो बाहर कूदना चाहता था, मगर वो बाहर नहीं कूद सका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी क्षमता को, अपनी सारी एनर्जी को
पानी के अंदर टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होने में खर्च कर दी। वो इतना थक गया कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि वो उस छोटे से भगोने की छोटी-सी दीवार को अपनी लंबी छलांग के साथ पार कर जाता। वो थक गया, सुस्त पड़ गया, धीरे-धीरे वो उस गर्म पानी में पड़ा रहा और मर गया। अब मेढक तो मर गया और ये थियरी इंसानों पर भी लागू की जाती। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बात मेढक की बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंसानों की, और खासकर वो इंट्रोवर्ट्स जो अपनी बात नहीं कह पाते, खासकर वो हाउसवाइफ्स जो बहुत सारी चीजें टॉलरेट करती हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे इस कहानी के माध्यम से। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि तनाव कम है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, या मैं ठीक कर लूंगा, या मुझसे ये चीजें सुधर जाएंगी, या ये उम्मीद जो मुझसे की जा रही है ये तो बहुत कॉमन है, इतना तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। इस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई है कि हम अपने आप को हर तरह के वातावरण में, हर तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंडीशनिंग हमारी हुई है, ये हमें धीरे-धीरे करके कमज़ोर बनाती है। अगर हमने सही समय पर ये नहीं पहचाना कि कौन-सी एक्सपेक्टेशंस के लिए हमको अपनी एनर्जी खर्च करनी है, हमको अपनी एनर्जी बचानी है या उसको सही दिशा में ले जाना है। ये हमको सीखना होगा। स्पेशली वो लोग जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि उनको ये सीखना पड़ेगा कि उस कंडीशनिंग से बाहर आएँ, जो उन्हें ये कहती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अच्छा हो या बुरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हें ही चीज़ों को देखना है, मैनेज करना है और एडजस्ट करना है, क्योंकि तुमसे ही सारी एक्सपेक्टेशन है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके, जो सारी बातों पर खरा उतर सके। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको अपनी सारी एनर्जी किसी के सामने अच्छा बनने में लगानी है, तो आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। आपको इसी कमज़ोरी से बाहर आना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मुझे ये समस्या है। मैं नहीं कह पाती हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे नहीं एक्सप्रेस करना आता है, या मेरा मेरा पालन-पोषण ऐसे हुआ है कि अगर मैं अपने मायके से ससुराल में गई हूँ, तो मुझे जो बातें कही जाएँगी, मैं उसको फ़ॉलो करती जाऊँगी, क्योंकि मेरी मदर को भी मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे उनका बहुत नाम रोशन करूँगी, या मेरे इन-लॉज़ के यहाँ से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मुझे उनके सारे नॉर्म्स को फ़ॉलो करना है। किसी भी घर के कोई भी कानून इतने बड़े नहीं होते हैं जो आपसे बढ़कर हो, जो आपकी मेंटल हेल्थ से बढ़कर हो या आपकी फिजिकल हेल्थ से बढ़कर हो। ऐसे कोई नियम नहीं होते, कोई कानून नहीं होते, चाहे वो आप पुरुष हैं या स्त्री, आप जहाँ रहने गए हैं, आप जहाँ काम करने गए हैं, वहाँ या तो आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा या फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करने पर आपको नहीं पता कि एडजस्टमेंट की लिमिट क्या है। हो सकता है कि एडजस्टमेंट की लिमिट गैस के उसी आँच की तरह हो जो धीरे-धीरे पानी को पूरा उबाल कर उस मेढक को थकाकर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन की बात मैं कर रही थी, तो आप सबसे पहले ये जानें कि आप ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? इसका सबसे पहला लक्षण है, आप देखें क्या आप जैसे रहना चाहते थे वैसे रह रहे हैं, या उस तरह रहने के लिए आपके पास 10 तरह की एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि चलो ये तो मिल रहा है, चलो वो तो मिल रहा है, चलो ऐसा तो है, चलो वैसा तो है, तो सह लेते हैं। अगर आपके मन में आपकी खुशी के साथ ये सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो आप समझ लें कि आप सह रहे हैं, आप खुश नहीं। और जैसे कि भारतीय शादियों में कहा जाता है कि लड़का-लड़की परिवार सबको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप ये ज़रूर देखें कि क्या आप ही तो नहीं एडजस्ट कर रहे हैं? क्या बाकी लोग भी इस एडजस्टमेंट में शामिल हैं? क्या आपके इन-लॉज़ आपके लिए एडजस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने इन-लॉज़ के लिए एडजस्ट कर रहे हैं? क्या आपका हस्बैंड आपके लिए एडजस्ट कर रहा है? तो ये जो एडजस्टमेंट का शब्द यूज़ होता है इंडियन मैरिजेज़ में, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, वो वन वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वन वे एडजस्टमेंट कराता है, जो एडजस्ट कर रहा होता है, उसको ही अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करना पड़ता है। दूसरा लक्षण ये है कि आप ये सोचें कि क्या आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं? कि मेरी भी तो लाइफ उनके जैसे अच्छी है, मेरे पास भी तो
इतनी सुविधाएँ हैं, मेरे पास भी तो नौकर-चाकर हैं, मेरे पास भी तो पैसा है। अगर आपके इन सब चीज़ों में भी आ रहा है, तो चलो इसलिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो और आप एडजस्ट कर रहे हैं उस भी के साथ, तो इसका मतलब है कि आप खुश नहीं हैं। आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है या बैठकर अपने परिवार में ये बात करने की ज़रूरत है कि एडजस्ट सबको करना पड़ेगा। अगर बीइंग अ डॉटर इन आप मेरे लिए नए हैं, तो आपके लिए भी मैं नई हूँ। तो हमें समय लगेगा, तो एडजस्ट सबको करना है। तीसरा लक्षण ये है कि क्या आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत खुशी से वापस लौटने का मन करता है? क्या आपका ये मन करता है कि आप कहीं गए हैं और आपका ये मन करता है कि बहुत दिन हो गए भई, अब जाना है, चीज़ें सब मेरी सब ये नहीं कि मेरे बिना काम रुका होगा। आपको ये एहसास है कि मेरी चीज़ें सब पेंडिंग पड़ी हुई हैं क्योंकि वो मेरा घर है। अगर आपके अंदर ये एहसास नहीं है कि मेरा काम या मेरी चीज़ें पेंडिंग हैं और आपके मन में ये आता है कि मैं नहीं जाऊँगी तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। मैं आपको वो प्रश्न बता रही हूँ ताकि आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकें। आप अपने आप से प्रश्न पूछें, अपने उत्तर लिखें, अपने उत्तर को समझें और ये जानें कि आप अभी कितने पानी में हैं, उस मेढक की तरह। कितने पानी में आप फँसे हैं, उस आपकी आप जिस पानी में फँसे हैं उसका टेम्परेचर क्या है? तो जो कहानी हमने मेढकों की सुनी, वो वैज्ञानिक रूप से कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो बस हम किताबों के माध्यम से इस कहानी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम निजी जीवन की बात करें, तो फिर ये कहानी 100% फैक्चुअल साबित होती है। हमारा ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, वो उसी भगोने की तरह है, पानी से भरे हुए उसी भगोने का रूप है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। हमें एडजस्ट करना है या नहीं? कब तक करना है? क्या उस एनवायरनमेंट को हम बदल सकते हैं? उस पानी को हम अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं? उस गैस की आँच को हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं? या फिर हमें वहाँ से उछल कर बाहर निकलना है समय रहते और अपना मानसिक स्वास्थ्य बचाना है? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक दिन में खराब नहीं होता है। इसके लिए एक लंबा समय जाता है। बचपन से लेकर धीरे-धीरे अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो भी एक फैक्टर ऐड होता है। बचपन में जो बातें हुई, जैसे स्कूल में हम पढ़े, जैसे हमारे माता-पिता ने हमारे साथ किया या हम जिस वातावरण में रहे, वो सब चीज़ें इकट्ठा होती हैं। और ये कहानी हर पीढ़ी पर लागू होती है। तो यहाँ मेरा कहने का बिल्कुल ये तात्पर्य नहीं है कि हम करंट जनरेशन की बात कर रहे हैं या मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ या मैं अपने माता-पिता की जनरेशन को कुछ ऊपर-नीचे कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो कहानी है, ये हर पीढ़ी पर लागू होती है। और ये कहानी आज से नहीं, बहुत समय से हर पीढ़ी पर लागू होती रही है। हम में से बहुत से लोग आज भी उन्हीं 2 मेढकों की तरह जी रहे हैं। कुछ पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा रहे हैं, कुछ अब ये हिम्मत करने लगे हैं कि अब पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है और हमारे अंदर अभी एनर्जी है, तो हम बाहर निकलकर अपनी जान बचा लें और कुछ अभी भी उसी तरह, उसी तनाव और दबाव में अपना जीवन गुज़ार रहे हैं। तो आपसे बातचीत करते हुए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी रिश्ते में आपको थकान हो रही है, तो वो रिश्ता आपको इवैल्यूएट करना है कि उस रिश्ते को आपको क्या दिशा देनी है। आपको अपने लिए समय निकालना है, अपना मी टाइम रखना है, वो चाहे आप साइक्लिंग के लिए चले जाएँ, स्विमिंग करने चले जाएँ, कोई स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, अपना एक फ्रेंड सर्कल रखें, जहाँ पर आप अगर अपने दुःख नहीं भी शेयर कर रही हैं, तो कम से कम जितनी देर जाएँ आप अपने पिछले जो आपके बैकड्रॉप में चीज़ें चल रही हैं, आप उनको भूल सकें, इस तरह का आपका एक सर्कल होना चाहिए। एक कोई ऐसा अनकंडीशनल रिश्ता होना चाहिए जहाँ आप अपने सब दुःख बता सकें। ज़िंदगी में अपना सर्कल और अपना दोस्त इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी संदेश के साथ मैं अपना ये व्लॉग वाइंड अप कर रही हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस और अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों के लिए आप मोस्ट वेलकम हैं। थैंक यू।